नमस्कार दोस्तों। आज एक पेपर हल करेंगे हम, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है। आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का है। ठीक है, वही जेई टेली का पेपर है। और ये जो है रैंकर वाला है, 30% डीपी कोटा है। ठीक है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट का। तो चलिए दोस्तों, हल करेंगे। ये इसकी आंसर की है, अगर किसी को चाहिए तो देख सकते हैं। ये इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट के लिए, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको इसके लिए अभी क्या है, इस बार जो है सीवीटी टाइप पेपर होने जा रहा है। तो उसमें सारे जो है निर्देश जो हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शन है, वो सब पहले से ही पढ़वा लिए जाएंगे, उसके बाद में पेपर ओपन होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो क्या है कि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना बने, इसके लिए कोशिश करते हैं। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्रकृति के कारण पृथ्वी परीक्षण के लिए एसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है, यानी कि एसी वोल्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर अर्थ टेस्टिंग बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ अर्थ। तो इलेक्ट्रोलाइट, ये आंसर जो है इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो ऊपर जो ऑथराइज आंसर है, ये मैंने टिक किए हुए हैं। ठीक है, मेगर मीटर में विक्षेपण का निर्धारण करंट और पोटेंशियल करंट के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब, जहाँ डिफ्लेक्शन इन द मेगर मीटर इज डिटरमाइंड बाई द डैश ऑफ करंट इन करंट एंड पोटेंशियल कॉइल्स। तो ये इसके रेशो में होता है। कहने का मतलब कि रेशो ऑफ करंट इन करंट एंड पोटेंशियल कॉइल्स। थर्ड है, ओटीडीआर को ऑप्टिकल के समान चित्रित किया जा सकता है ना। तो इसमें है डिटेक्टर। OTDR कैन बी करेक्टराइज्ड सिमिलर टू ऑप्टिकल। TMS में मीटर होता है, तो कौन सा होता है? ऑसिलेटर भी होता है और लेवल मीटर भी होता है। ये उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। डैश इन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है उसके लिए मापने के लिए जो है हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है बरला या SMF एले बैटरी। इन बैटरियों को वोल्टेज से चार्ज किया जाएगा। किस वोल्टेज से? तो ये लिखा है, वोल्टेज विनिमय के साथ लगातार वोल्टेज या कांस्टेंट वोल्टेज विद वोल्टेज रेगुलाइजेशन। तो वोल्टेज विनियमन के साथ लगातार वोल्टेज या कांस्टेंट वोल्टेज विद वोल्टेज रेगुलेशन। दूसरा है, बैटरी कनेक्टर और टर्मिनलों पर लेड जंग से बचाने के लिए क्या लगाना होता है? तो पेट्रोलियम जेली का उपयोग किया जाता है, यानी टू अवॉइड लेड करोजन ऑन बैटरी कनेक्टर एंड टर्मिनल्स हैज बी द अप्लाइड। दूसरा है, निर्माता द्वारा परिभाषित बैटरी के निर्वहन की अधिकतम स्वीकार्य गहराई क्या है? यानी मैक्सिमम अलाउलेबल डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ऑफ बैटरी एज डिफाइंड बाय द मैन्युफैक्चर। तो जो मैन्युफैक्चर द्वारा जो डिफाइन की जाती है वो 80% से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विभाग में उपयोग की जाने वाली रिचार्जेबल बैटरियों की टोटल लाइफ महीनों में होती है, तो ये 48 महीने, और साल पूछा जाए तो 4 साल। इन्वर्टर यूनिट के रूपांतरण के लिए, ठीक है, इन्वर्टर यूनिट फॉर कन्वर्जन ऑफ डैश, तो DC से AC एंड DC से AC में रूपांतरित करता है, कन्वर्ट करता है। SNT उपकरण के लिए 48 वोल्ट DC ऑटो मैनुअल बैटरी चार्जर की विशेषता है, एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द 48 वोल्ट DC ऑटो मैनुअल बैटरी चार्जर फॉर द SNT इक्विपमेंट इज, तो IRS TC 86/2000। जीना डायोड का उपयोग रेगुलेटर के रूप में किया जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेटर के उपयोग रूप में किया जाता है। ठीक है,
जिन्हें यूज टू रेगुलेटर यानी वोल्टेज रेगुलेटर। रेलवे बोर्ड के अनुसार किसी घटना को रेलवे आपदा घोषित करने का अधिकार किसके पास है? यानी एज पर द रेलवे बोर्ड हु इज द हैविंग अथॉरिटी टू डिक्लेयर एन एक्सीडेंट एंड रेलवे डिजास्टर, तो ये CSO के पास है। और अगर CSO उपलब्ध नहीं है, जब GM AGM उपलब्ध ना हो तो CSO, ठीक है, तब CSO। नामित कर्मचारियों द्वारा ART उपकरण का समय समय पर परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनका हर समय संतोषजनक कार्य है। तो ये 15 दिन में एक बार। द ART इक्विपमेंट आर टू बी द periodically tested by nominated staff to ensure they are the satisfactory working at all time age, तो once in a 15 days। अब आता है नेक्स्ट जो है NDMA। NDMA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है IP का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये होता है इसका। BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो BIOS का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये बोलता है DBM के संबंध में डेसिबल में मापा गया एक पूर्ण शक्ति स्तर दर्शाता है, तो मिलीवॉट में, ठीक है। उसके बाद में 19 नंबर है DBM 1 वाट पावर, यानी 1 वाट पावर इस DBM में तो 30 DBM होता है, ठीक है, 1 वाट का। 20 नंबर है यदि R प्रतिरोध मान वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इफ ए वायर हैविंग द रेजिस्टेंस वैल्यू R इज द स्ट्रिक्ट टू डबल इट्स लेंथ, तो व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू? तो ये 4R होगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 21 कि एक जो है 3.5 अंकों का डिजिटल मल्टीमीटर है, इसका प्लस माइनस में मान दिखाया गया है। तो ये 3.5 डिजिटल मल्टीमीटर कैन शो वैल्यू ऑफ, तो ये 0-1999 होगी। PRI के माध्यम से जुड़े होने पर दो एक्सचेंजों के बीच एक साथ वॉइस कॉलिंग की संख्या की जा सकती है। तो यहाँ पूछा गया है कि नंबर ऑफ वॉइस कॉल साइमल्टेनियसली कैन बी द मेड बिटवीन टू एक्सचेंज व्हेन कनेक्टेड थ्रू PRI, तो एक साथ में 30 जो है वॉइस चैनल जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, PRI में। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में प्रयुक्त नियंत्रण प्रणाली क्या है? तो ये है स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल। व्हाट इज द कंट्रोल सिस्टम यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज? तो ये संग्रहित कार्यक्रम नियंत्रण, स्टोर SPC बोलते हैं जिसको। RJ11 में RJ45 में RJ क्या है? तो RJ11 या RJ45 व्हाट इज? तो ये है रजिस्टर जैक। अब नेक्स्ट है डुअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी। DTMF में डायल करने पर प्रयुक्त फ्रिक्वेंसी होती है। तो इन डुअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी DTMF डायलिंग द फ्रिक्वेंसी यूज्ड लाइन इन, तो ये होती है BF बैंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, वॉइस फ्रिक्वेंसी बैंड होता है। डुअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी DTMF डायल करने में कितनी फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल होता है? तो 4। इन डुअल मल्टी फ्रिक्वेंसी DTMF डायलिंग हाउ मेनी फ्रिक्वेंसी यूज्ड? तो 4, ठीक है दोस्तों। ऑटो एक्सचेंज में कॉलिंग सब्सक्राइबर को परमानेंट लाइन PG यानी सिग्नल भेजा जाता है। इन ऑटो एक्सचेंज परमानेंट लाइन सिग्नल इज सेंड टू कॉलिंग सब्सक्राइबर, तो इसका मतलब है कि नंबर नॉट इज रेंज ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा सब्सक्राइबर टेक्स टू लॉन्ग टू डायल, ये दो हो सकते हैं, यानी संख्या विनिमय की सीमा में नहीं है या फिर सब्सक्राइबर डायल करने में बहुत अधिक समय ले रहे हैं। 2 अंकीय कोड प्रयुक्त करते हुए एक कंट्रोल सेक्शन में बेस स्टेशन यानी बेस स्टेशनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस स्टेशन कैन बी कंट्रोल सेक्शन यूजिंग 2 डिजिट कोड, तो 99 तक हम दे सकते हैं। अर्थिंग स्ट्रिप की न्यूनतम लंबाई जो टेलीकॉम उपकरण से अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ती है होनी चाहिए। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ अर्थिंग स्ट्रिप विच कनेक्ट्स टेलीकॉम इक्विपमेंट टू अर्थ इलेक्ट्रोड शुड बी, तो जितना संभव हो उतना पॉसिबल, यानी इट्स शॉर्ट पॉसिबल, जितना हो सके उतना नज़दीक होना चाहिए। DTMF नियंत्रण उपकरण DC में काम करता है। तो DTMF कंट्रोल इक्विपमेंट वर्क ऑन 12 वोल्ट DC में वर्क करता है, यानी वर्किंग वोल्टेज पूछा गया है। दूसरा है कि 2 तार को 4 तारों में बदलने के लिए निम्नलिखित आवश्यकता होती है, यानी कि
फॉर द कन्वर्टिंग 2 वायर टू 4 वायर फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। तो हाइब्रिड सर्किट है जो 2 वायर से 4 वायर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणनाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया क्या है? एनालॉग सिग्नल को जो है डिजिटल सिग्नल में बदलता है। ये इसमें आंसर दिया है दोस्तों। दूसरा है माइक्रोफोन क्या है? तो माइक्रोफोन क्या है? एक ट्रांसड्यूसर है। आरए केबल में मेटेलिक शीथ प्रदान किया जाता है, तो इसलिए क्योंकि रिड्यूस वोल्टेज, इंड्यूस वोल्टेज जो है रिड्यूस कराने के लिए। दूसरा है PRS सर्वर में PRS सर्वर ऑफ डिजास्टर रिकवरी DR सर्वर के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। और शेष 4 जो डाटा सेंटर है वो DC के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है वो कौन सा है? ये है सिकंदराबाद, ठीक है। दूसरा है फॉइस का। फॉइस बीसेट का हब कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। उसके बाद में डिस्लेम कनेक्शन के बारे में बात की कि डिस्लेम कनेक्शन में क्या होता है? तो ये अपलोड बैंडविड्थ है ना, डाउनलोड बैंडविड्थ। तो अपलोड कम होती है, डाउनलोड जो है ज़्यादा होती है। उसके इन डिस्लेम इंटरनेट कनेक्शन इज मल्टीपल विद एक्सचेंज डायल टोन। यानी डिस्लेम इंटरनेट कनेक्शन में एक्सचेंज डायल टोन के साथ मल्टीप्लेक्स होता है, तो डिस्लेम के अंदर, ठीक है। केबल की डीबी हानि को द्वारा मापा जा सकता है। तो डीबी लॉस ऑफ केबल कैन बी मेजर्ड बाई। तो TMS किट से हम डीबी लॉस को मेजर करते हैं। कॉर्ड केबल की विशेषता क्या है? प्रतिबाधा यानी करेक्टिव इम्पीडेंस ऑफ कॉर्ड केबल तो 470 होता है, ठीक है। NMR सेट फ़ोन कॉल करने के लिए उपयोग होता है, तो ये होता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट से, ठीक है। ART फ्रिक्वेंसी के साथ प्रोग्राम किए गए ART में वॉकी टॉकी सेट की संख्या 30 होती है। इसमें पूछा है नंबर ऑफ वॉकी टॉकी सेट शुड बी अवेलेबल इन ART प्रोग्राम विद द ART फ्रिक्वेंसी। कॉर्ड केबल में कंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है? 56 ओम पर किलोमीटर होता है। यदि एक CGDB विफल हो जाता है तो इसे प्रभावित करना चाहिए, तो इसको मतलब इससे कोई भी प्रभावित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डेजी चेन में जुड़ा रहता है। लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है वोल्टेज मिलान के लिए PA सिस्टम में, ठीक है। PA सिस्टम ऑफ वोल्टेज मैचिंग ट्रांसफार्मर होता है। VoIP का मतलब क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। टच स्क्रीन को कहा जाता है, टच स्क्रीन सिस्टम इसको कहा जाता है POIT, पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। दूसरा डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर में कैमरा की संख्या कितनी होती है? तो ये 32 होती है, कनेक्ट कर सकते हैं। IVRS सिस्टम जो है वो PRS और NTS डाटा सर्वर से जुड़ा होता है, ये इसका आंसर है। दूसरा PA सिस्टम में एक उपकरण जो निम्न स्तर के इनपुट सिग्नल लेता है और वांछित आउटपुट के लिए उच्च स्तर के आउटपुट सिग्नल को बढ़ाता है, तो वो एम्पलीफायर है, ठीक है। यानी कि हमारी जो आवाज़ है वो लो होती है, उसको हाई करता है फिर और आउट करता है, तो वो एम्पलीफायर ही करता है। मैचिंग के लिए हॉर्न स्पीकर का प्रयोग किया जाता है वोल्टेज मैचिंग में, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। एक ISDN शब्द यानी N का अर्थ होता है नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सब्सक्राइबर का ISDN डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। दूसरा है PRI ट्रंक को जोड़ने के लिए कितने जोड़े आवश्यक होते हैं? तो 2, ठीक है, यानी कि पेयर पूछा है। PRI के लिए 2 पेयर की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना वायर और पेयर दोनों में अंतर है। ISDN एक्सचेंज में अधिकतम उनमें लाइन लूप प्रतिरोध है, तो 1200 ओम होता है ना ISDN एक्सचेंज का। एक्सचेंज में मैक्सिमम परमिसेबल लाइन लूप रेजिस्टेंस 1200 ओम। दो उपकरणों के बीच डाटा प्रवाह किस तरीके का हो सकता है? तो सिंप्लेक्स भी हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है और फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। ये इसमें आंसर दिया है दोस्तों, ठीक है। एनालॉग से एनालॉग रूपांतरण उदाहरण तो ये सभी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, ये सब एनालॉग रूपांतरण में करते हैं। B.35 इंटरफेस में कितने पिन होते हैं? तो ये 34 पिन होते हैं। कंट्रोल सर्किट के लिए उपयुक्त सिग्नल सिस्टम का प्रकार है, तो DTMF सिस्टम का प्रकार है, ठीक है। DTMF टाइप का सिग्नल जो है यूज होता है। VoIP आधारित TCS में रास्ते के स्टेशन मास्टर और नियंत्रण सर्किट के अन्य उपयोगकर्ताओं को फ़ोन प्रदान किया जाता है, तो VoIP में जो है IP फ़ोन प्रदान किया जाता है, ठीक है। न्यूनतम रिंगिंग वोल्टेज के लिए DTMF डिकोडर के लिए आवश्यक dB स्तर है, तो -20 dB तक ये वर्क करता है।
PDMux में एक कंट्रोल सर्किट को कॉन्फ़िगर किया जाता है तो हम कॉन्फ्रेंस मोड में कॉन्फ़िगर करते हैं। VHF फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ तक। IP आधारित निगरानी प्रणाली के लिए आवश्यक ऑनलाइन UPS कॉन्फ़िगरेशन है तो N+1 विन्यास कॉन्फ़िगरेशन होता है। RG11 केबल जो मीटर है उसकी लंबाई यानी कि कितनी मीटर होती है, तो 350 मीटर होती है RG11 की, ठीक है। दूसरा है पारंपरिक मैग्नेटो टेलीफोन, यानी कि कन्वेंशनल मैग्नेटो टेलीफोन वर्क करता है तो 3 से 4 वोल्ट पे वर्क करता है। इलेक्ट्रॉनिक LC गेट फोन यानी स्टेशन पर केंद्रीकृत बिजली आपूर्ति के साथ वोल्ट DC है पर वर्क करता है, तो ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट DC पर वर्क करता है, ठीक है। आगे है ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब है IPIS CCU प्रणाली में IPIS प्रणाली में प्रयुक्त CCU का मतलब CCU होते हैं कितने हैं, तो ये दो ऑफ CCU used in IPIS system। PRI कुल डाटा रेट है 2.048 Mbps। दूसरा है संख्या, ENM सिग्नलिंग के लिए तारों की संख्या आवश्यकता है तो 2। MOB मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर, यानी ज़्यादातर में देखा जाता है वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन के रूप में शिक्षा मॉड्यूल टाइप करें तो ये है। तो मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर इज मोस्टली सीन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन मॉड्यूल इन वोल्टेज सर्ज प्रोटेक्शन। तो डी प्रकार का होता है। DTMF डायलिंग में यदि एक कुंजी दबाया जाता है, डैश भेजा जाता है तो 2 टोन, एक में 2 टोन जाती है, 2 फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इक्वलाइजर एम्पलीफायर सिस्टम में जॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है, तो दोनों ही जॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है। RF केबल में पेपर का प्रयोग को कम करने के लिए किया जाता है तो क्रॉसटॉक को कम करने के लिए किया जाता है। केबल का इंसुलेशन टेस्ट की सहायता से किया जाता है तो ये मेगर की सहायता से किया जाता है, ठीक है, इंसुलेशन टेस्ट। रेलवे में प्रयोग होने वाले फाइबर तो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जो है यूज होता है रेलवे में। SDH सिस्टम में इंटरलीव का प्रयोग किया जाता है तो वाइट इंटरलीव का प्रयोग किया जाता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। PCM टर्मिनल मक्स का प्रयोग पर किया जाता है तो सेक्शन का पहला और आखिरी स्टेशन है। दूसरा है, अब नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आगे कि मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव तो 180 दिन के लिए दी जाती है। और दूसरा है कि ये जो है अप्रेंटिस इनके लिए स्टाइपेंड 16 लीव्स, ठीक है। दूसरा है ओपन लाइन रेलवे कर्मचारी के लिए जो CL है वो 10 मिलती है। रेलवे कर्मचारी अपनी सेवा में अधिकतम कितने ALP जमा कर सकता है तो 300। दूसरा CCL 2 साल तक के ले सकते हैं, ठीक है, CCL के लिए 2 साल तक, है ना। दूसरा है प्रतिवर्ष कितने दिनों का LAP खाते में जमा किए जा सकते हैं। तो LAP की बात करें तो साल भर का पूछा है, प्रतिवर्ष तो 30 होती है लेकिन यहाँ 30 ऑप्शन नहीं है। HLAP 20 होती है लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। HOER के अंतर्गत रेल सेवकों की श्रेणियों का वर्गीकरण तो 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। इंसेंटिव, कंटिन्यूस, EI, ठीक है, और एक्सक्लूडेड। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे गोपनीयता क्षमता वाले कर्मचारी यानी CA जिसको बोलते हैं, है ना। HOER एंड एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी कम्स अंडर, ठीक है, तो ये आते हैं एक्सक्लूडेड में, बहिष्कृत में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंसेंटिव है यानी गहन, कंटिन्यूस है निरंतर, EI मतलब एसेंशियल इंटरमीडिएंट, आवश्यक अंतरिक यानी कि यही है एसेंशियल इंटरमीडिएट श्रेणी में एक कर्मचारी है तो ये हेल्पर आता है इसमें, ठीक है, बाकी सब कंटिन्यूस में आते हैं। निरंतर श्रेणी में एक कर्मचारी कार्य के घंटे की, तो कंटिन्यूस में जो है 48 घंटे का होता है ना, हफ्ते का, वीकली जो आवर्स है। दूसरा है रनिंग स्टाफ किस श्रेणी में आता है तो कंटिन्यूस में। अधिकतम आवश्यक अंतराय श्रेणी में एक कर्मचारी के लिए काम के घंटे सप्ताह कितने हैं तो ये EI पूछा है, EI के जो है 72 घंटे हैं, ठीक है। प्रतीक्षालय में उपस्थित होने वाले प्रत्येक किस श्रेणी में आते हैं तो ये आते हैं EI श्रेणी में, ठीक है। EI मतलब आवश्यक अंतरिक यानी एसेंशियल इंटरमीडिएट में। केयर टेकर की बात कर रहे हैं।
एक कर्मचारी प्रति सप्ताह 42 घंटे काम करता है और लगातार 30 घंटे आराम करता है, तो मतलब वो इंटेंसिव में आता है। कर्मचारी को SF1 जारी की जाती है निलंबन के तहत रखने के लिए, टू प्लेस अंडर सस्पेंशन। निंदा दंड है, सेंसरेज पेनल्टी, माइनर पेनल्टी। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए बाढ़ या विधवा को तीसरा मौका देने के लिए कौन है, तो GM है, तीसरा मौका GM। DAR में SF8 किसके लिए, तो एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति के लिए, यानी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। दूसरा है SF5 को लगाने के लिए एक कर्मचारी को लेने का प्रस्ताव है, तो मेजर पेनल्टी। ठीक है। राजभाषा नियम के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो गे में आता है, और अंडमान निकोबार आता है के में। अब पूछा है कि इनमें से खे में कौन आता है, तो ये सभी आते हैं, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये सब खे में आते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। वर्तमान समय में राजभाषा विभाग भारत सरकार का प्रभार किसके पास है, तो गृह मंत्रालय के पास है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में दिया जाना चाहिए, ये सही है। राजधानी दिल्ली को किस भाषाई क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो के में किया गया है। ठीक है। राजभाषा अधिनियम के अनुसार पत्राचार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण यानी संपूर्ण भारत को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 में। राजभाषा अधिनियम के अनुसार के क्षेत्र को हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत कितना है, तो 100% है। तो ये हो गए 110 क्वेश्चन दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। अब हम रोज़ जो है पेपर कराते रहेंगे, किसी न किसी डिवीज़न का या जोन का। ठीक है दोस्तों। और फिर चैप्टर वाइज भी करेंगे अपन। पहले पेपर कर लें ताकि आसानी से आपको पढ़ने में आए, अगर एग्ज़ाम जल्दी आ जाए तो आपको पेपर पढ़ने के लिए मिले, इसके लिए। चलिए, थैंक यू।